रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस क्लास में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि पॉपुलेशन क्या होती है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो सैम्पलिंग से ही रिलेटेड है। आज हम लोग बात करेंगे कि सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो मैं आप सभी के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स अगर नाम सुने तो आप लोग को कुछ हिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि किस से रिलेटेड होगा सैम्पलिंग एरर्स? वो कोई थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहे? आप लोग को स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? मेरी पीपीटी शो हो रही है आप लोग सभी को? जी मैम, हो रही है। ओके, ठीक है। सैम्पलिंग एरर्स या जिसे प्रतिदर्श त्रुटि भी कहते हैं, हिंदी में प्रतिदर्श त्रुटि कहते हैं। आज हम लोग उस पर बात करेंगे। सैम्पलिंग एरर जैसा कि आप यहाँ पर ये जो सैम्पलिंग एरर वर्ड है ये समझ सकते हो, ये पूरा दो अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें सैम्पलिंग है, एक एरर है। सैम्पलिंग बेसिकली क्या है? पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ आउट करने की टेक्निक, और एरर मतलब त्रुटि या कोई आपकी गलती। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर्स are statistical errors that arise when a sample does not represent the whole population. सैम्पलिंग एरर्स बेसिकली आपकी सैम्पलिंग से संबंधित त्रुटियां होती हैं, और ये कब होती है? जब आपका सैंपल जो कि आपने पॉपुलेशन से ड्रॉ आउट किया, यानी पॉपुलेशन से अपना सैंपल को निकाला है, उसको चूज किया है, और वो आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को टोटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ कोई बताना चाहेगा कि किसी को समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि सैंपल को हमेशा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इससे क्या अर्थ है? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात भी की थी इस पर। मैम उसकी एक वानगी ही पूरे पॉपुलेशन को या पॉपुलेशन के बारे में बता सके। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये त्रुटि कहलाएगी मैम। अच्छा, बेसिकली राजीव ने सही बताया थोड़ा थोड़ा। रिप्रेजेंटेटिवनेस या प्रतिनिधित्व मतलब सिंपली ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका सैंपल क्या है, आपका सैंपल 8th क्लास की स्टूडेंट्स है, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें से सैंपल इस तरह से सिलेक्ट किया कि जितने भी कह सकते हैं अबव एवरेज बच्चे थे, जो कि स्पेशल बच्चे थे, किसमें जिनका आईक्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिनका आईक्यू ऐसा था जिसको जीनियस कह सकते हैं। आपने क्या किया, अपने सैंपल में पूरे उन्हीं बच्चों को भर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो सैंपल है वो किसी एक पर्टिकुलर नॉर्मल सेकेंडरी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करा। क्यों? क्योंकि किसी भी इस क्लास में हमेशा क्या होता है, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें हाईली इंटेलिजेंट, अगर आईक्यू के सेंस में देखें, इंटेलिजेंस के सेंस में देखें, तो उसमें हाई आईक्यू का बच्चा भी होगा, लो आईक्यू का बच्चा भी होगा, स्टूडेंट होगा, और ज्यादातर बच्चे एवरेज के होंगे, एवरेज आईक्यू के होंगे, ठीक है। तो अगर अगर आपने ऐसा सैंपल उसमें से सिलेक्ट किया जिसमें सारे जो बच्चे उनकी आईक्यू सुपर आईक्यू है, या कह सकते हैं अबव एवरेज है, तो वो आपको उस क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जो कि एक्चुअल में होती है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो आपका सैंपल है वो पॉपुलेशन को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो यही जो एरर आएगी। अब क्या करोगे, जैसे मान लो किसी रिसर्चर ने क्या किया, उसको सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स का साइंस अचीवमेंट देखना था कि जो नॉर्मल अभी हाल फिलहाल में जैसे ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, उसका असर उसे देखना है कि उनके अचीवमेंट पे क्या कर रहा है। अब रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर ने
जब सैम्पलिंग की तो उसने उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, या बाय चांस उसने कोई भी सैम्पलिंग मेथड यूज किया, और सैम्पलिंग मेथड के पास उसके पास जो बच्चे आए, जो स्टूडेंट्स उसके पास सैंपल के रूप में आए, उनमें अधिकांश स्टूडेंट ऐसे थे जिनका अचीवमेंट कहा जाए बहुत ही लो था, ठीक है, बहुत ही लो था। तो उस केस में वो जो सैंपल वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि रियलिटी में अगर हम देखें तो किसी भी क्लास में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को डिवीजन बताया कि हाई और लो आईक्यू के लो कह सकते हैं हाई और लो लेवल के बच्चे या स्टूडेंट्स हमेशा उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मात्रा होती है, जो संख्या होती है, वो हमेशा कम होती है अपेक्षा आपकी एवरेज स्टूडेंट्स के। अब आपने सैंपल जो लिया, जो रिसर्चर ने जो सैंपल लिया, उसमें सारे लो अचीवमेंट के बच्चे थे। अब रिसर्चर ने उन्हीं पर अपना टेस्ट अप्लाई किया, जो भी अपना टूल अप्लाई किया और अपना फाइंडिंग्स दे दी, ठीक है। एक इंसान ने क्या किया, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट के सभी बच्चे, मतलब पूरी पॉपुलेशन पर अपना टेस्ट अप्लाई कर दिया, और उसने अपना टूल वही टूल अप्लाई किया, और उसने लेकिन क्या किया, पूरी पॉपुलेशन को लिया, यानी उसने पॉपुलेशन में से सैंपल को निकला, जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे थे तो हजारों को ले लिया, तो उसका एक रिजल्ट आया होगा। मान लीजिए दोनों ने अपने मीन कैलकुलेट किए, मीन अचीवमेंट स्कोर्स कैलकुलेट किए, तो जो पॉपुलेशन का मीन अचीवमेंट स्कोर आया उसी को हम कहते हैं ट्रू अचीवमेंट स्कोर्स, क्योंकि वो पूरे हमारी जो बेसिकली रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती है उसको जनरलाइज हम किस पे करते हैं, पॉपुलेशन पे, सैंपल के आधार पे पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, चूंकि जो रिसर्चर, जो पहला रिसर्चर था, उसका जो सैंपल था वही रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उसमें सभी उसने क्या रखे थे, लो अचीवमेंट के बच्चे रखे थे। तो उसकी फाइंडिंग्स क्या होगी, जो वाकई में आनी चाहिए थी फाइंडिंग्स से, उससे बहुत ज्यादा डेविएट करने लगी, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगा। इसलिए ये जो डिफरेंस आया ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू में और जो उसकी सैंपल की थ्रू वैल्यूज आई है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। सैम्पलिंग एरर वो कोई भी ऐसी त्रुटि जो सैम्पलिंग के वक्त या सैम्पलिंग के कारण आपके रिसर्च में आती है। सैम्पलिंग के कारण मतलब जब आपका सैंपल पॉपुलेशन को होल तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। इसको आप लोग एक बार सब पढ़ भी सकते हैं यहाँ से कि सैम्पलिंग एरर्स आर स्टैटिस्टिकल एरर्स that arise when a sample does not represent the whole population। मतलब पॉपुलेशन में एक जो अगर एक एवरेज रूप में देखा जो क्वालिटीज हैं वो सैंपल जब प्रेजेंट नहीं करता है होल में सही तरीके से, तो हम कहते हैं हमारा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का, ठीक है। सैम्पलिंग एरर क्या होती है, बेसिकली दे आर द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द वैल्यूज डिराइव्ड बाय यूजिंग सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि एक रिसर्चर ने होल पॉपुलेशन पे अपना टेस्ट अप्लाई किया, अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई किया, उसके स्कोर्स निकाले, तो वो स्कोर्स सही होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उसने सभी स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया है। लेकिन एक वो रिसर्चर जिसने उसमें से सैंपल कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू और वो उसका सैंपल साथ ही साथ कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसकी वैल्यू और जो आपकी पॉपुलेशन की वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और यही डिफरेंस सैम्पलिंग एरर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, सैम्पलिंग एरर अकर्स व्हेन न्यूमेरिकल पैरामीटर्स ऑन एन एंटायर पॉपुलेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। सैम्पलिंग एरर इसलिए आती है जैसे अगर हम लोग रैंडमली डेटा भी सेलेक्ट करें उस केस में भी चांसेस होते हैं सैम्पलिंग एरर के। जैसे हम सभी सुनते आ रहे हैं या हम सभी ने पढ़ा है अपना उसमें कि हमें हमेशा रैंडम सैम्पलिंग का यूज करना चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन से जब हम रैंडम टेक्निक्स के थ्रू भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन से कुछ यूनिट्स ही ले रहे हैं ना, पूरी पॉपुलेशन तो ले नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ एरर तो वहां पर दिखेगी ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपने सारी यूनिट्स को इंक्लूड नहीं किया है, आपने सारी यूनिट में से कुछ यूनिट्स पर अपना रिसर्च अप्लाई करके उससे उसकी फाइंडिंग्स को बताया है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो हमारी जो फाइंडिंग्स होती है वो सैंपल पर बेस्ड होती है, सैंपल पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस पर फाइंडिंग्स को आपके पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं एरर इसलिए भी होती है क्योंकि हमने सारी यूनिट्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। इसी में भी अगर आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स के थ्रू जो डेटा अगर अपने सैंपल सेलेक्ट किया वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो यही सैम्पलिंग एरर काफी इफेक्टिव हो जाती है, बड़ी हो जाती है।
इसी को एक दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, दे सैम्पलिंग एरर में क्रिएट डिस्टॉर्शंस इन द रिजल्ट्स लीडिंग यूजर टू ड्रॉ इनकरेक्ट conclusions when analysis do not select samples that represent the entire population the sampling errors are significant। वही बात उन्होंने यहाँ पर फिर से बोली है कि सैम्पलिंग एरर बेसिकली क्या है, आपका ट्रू पॉपुलेशन, आपकी जो पॉपुलेशन पे आधारित गणना है और जो आपकी सैंपल पे आधारित गणना है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका सैम्पलिंग एरर होता है। जब रिसर्चर सैंपल को कलेक्ट करते समय ये ध्यान नहीं रखता, उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस का ध्यान नहीं रखता है, तो उस केस में क्या होता है, ये सैम्पलिंग एरर्स काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने लगती है, यानी कि ऐसी हो जाती है कि इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते और आपका जो फाइंडिंग्स आती हैं उसमें जो एरर के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये थी आपकी सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसी एरर जो इसलिए सिर्फ आए कि आपका जो सैंपल आपने पॉपुलेशन से ड्रॉ आउट किया या पॉपुलेशन से सेलेक्ट किया है वो अपने पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरीके से शो नहीं कर पा रहा है, तो आपको हम कहते हैं कि वो एरर जो इस कारण की वजह से जो भी एरर आएगी वो आपकी सैम्पलिंग एरर्स कहलाएंगी। ठीक है, इसको इस तरह से आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कोई एक प्रोड्यूसर है किसी कंपनी का, कोई एक कंपनी XYZ, उसका एक प्रोड्यूसर है जो कि एक टीवी सीरियल बनाता है। अब वो देखना चाहता है, एक लोकल टीवी सीरियल उसने चला के रखा हुआ है और वो देखना चाहता है कि उसके चैनल्स को कितने लोग देखते हैं। ठीक है, अब चूंकि प्रोड्यूसर को यहाँ पर ऐसे प्रोड्यूसर को अपना क्या देखना है कि उसका जो सीरियल है उसे लोग कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब एक कोई सीरियल एयर होता है, कोई सीरियल आपके टीवी पे आता है, तो क्या होता है, सीरियल के हिसाब से अलग अलग तरीके से लोग उसको पसंद करते हैं। जैसे अगर एज ग्रुप छोटी है तो वो उसकी पसंद कुछ और होगी, अगर मिडिल एज ग्रुप है तो उसकी पसंद कुछ और होगी। तो यहाँ पर अगर क्या करे, अगर आपका जो प्रोड्यूसर है वो सिंपली एक पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए लो एज ग्रुप, मिडिल एज ग्रुप और हाई एज ग्रुप के लोगों पे हम बांट सकते हैं व्यूवर्स को। ठीक है, लेकिन आपका जो प्रोड्यूसर है उसने जब वो करना चाहा, व्यूअरशिप को जानना चाहा कि कितने लोग देखते हैं, कितना उसकी पॉपुलैरिटी है, उसने क्या किया, सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों से ही बात कर ली या कि केवल एक ही पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों से अपना कह सकते हैं क्वेश्चनेयर भरवा लिया कि आप बताइए हमारे जो हमारा टीवी चैनल चल रहा है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और उसको आप कितना देखते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चनेयर बना दिया। अब उन्होंने क्या किया, मान लो जैसे मिडिल एज ग्रुप के वालों को केवल ले लिया। ठीक है, तो मिडिल एज ग्रुप के जो लोग को उन्होंने लिया है, तो वो जो सैंपल है वो उनकी ट्रू पॉपुलेशन, जो उनके नाटक को देखने वाली ट्रू पॉपुलेशन है, ट्रू पॉपुलेशन मतलब मिडिल एज ग्रुप, हाई एज ग्रुप और लो एज ग्रुप, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको लिया, मिडिल एज ग्रुप को लिया। तो उनका सैंपल क्या हो गया, उनका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके से माप ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता तो उसमें मिडिल एज के, लो एज ग्रुप के और हाई एज ग्रुप के सभी लोग होते। साथ ही साथ जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें टीवी सीरियल से ज्यादा लगाव नहीं होता, तो उनकी संख्या बेसिकली थोड़ी कम होगी। तो जो आपका सैंपल होगा उसमें भी उनकी लो एज ग्रुप वालों की संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए। मिडिल एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, चूंकि वो लोग जॉब में वो होते हैं, एकोमोडेट होता है, तो उनकी संख्या भी थोड़ी सी कम होती है। जो हाई एज ग्रुप के होते हैं जिनको फिलहाल कोई काम नहीं तो उन्होंने टीवी खोल ली, फिर ऐसे नाटक देख लिए, तो उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो जब हम सैंपल ड्रॉ आउट करें तो हमें भी सैंपल इस तरह से करना चाहिए कि प्रपोर्शन में, कि अगर छोटा जो आपका लो एज ग्रुप है उससे थोड़े बच्चे, मिडिल एज ग्रुप से थोड़े एडल्ट्स और फिर हाई एज ग्रुप से ज्यादा सैंपल कलेक्ट करनी चाहिए, ताकि क्या हो, जो पॉपुलेशन में एक्चुअली में चल रहा है वही चीज आपकी सैंपल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इस तरह से सैंपल सेलेक्ट नहीं करते हो और केवल किसी एज ग्रुप के आधार पर अपने फाइंडिंग्स को बताते हो, तो उस केस में कह सकते हो उसमें सैंपलिंग एरर है। क्यों? क्योंकि जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है पॉपुलेशन से वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा अपनी पॉपुलेशन को। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग सैम्पलिंग एरर्स कितने तरह की होती हैं, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहला जो एरर है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर में, पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर, सिंपली नाम से ही बिल्कुल अच्छे से बता रहा है कि जब पॉपुलेशन स्पेसिफाई ना होने की वजह से जो एरर आती है वो आपकी होती है पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। यानी जब रिसर्चर को यही नहीं पता होता है कि उसे आखिर किन लोगों पर रिसर्च करना है या किन से अपना डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, सैम्पलिंग एरर में आप लोग इतना ध्यान रखो, सैम्पलिंग एरर बेसिकली रिलेटेड है किससे, सैंपल से, जो आपने सैंपल पॉपुलेशन से ड्रॉ आउट किया है उससे। जब सैंपल किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता तो उसके कारण जितनी भी एरर्स आएंगी वो सभी होंगी आपकी सैम्पलिंग एरर्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स की। पहला इसमें है पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर अकर्स व्हेन रिसर्चर्स डोंट नो प्रिसाइसली हु टू सर्वे। इसको एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे कोई एक रिसर्चर है, ठीक है, वो किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई रिसर्चर है और उससे छोटे बच्चों की कपड़ों के बारे में, इमेजिन रिसर्च स्टडी अबाउट किड्स अपैरल। मान लो क्या करना चाहता है, वो छोटे बच्चों के कपड़ों के बारे में रिसर्च करना चाहता है कि किस तरह के कपड़े लोग पसंद करते हैं छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस केस में वो अगर उसको ये रिसर्च करना है तो इस केस में उसको ये समझना होगा कि वो किससे डेटा ले। छोटे बच्चों की बात आ रही है यहाँ पर, क्या छोटे बच्चों के कपड़ों की बात आ रही है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगर हमें छोटे बच्चों के कपड़ों के बारे में जानना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें किससे बात करनी चाहिए या हमें किससे डेटा कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर किससे बात करना सही रहेगा, या तो मदर, क्योंकि अधिकतर मदर्स कपड़े खरीदती बच्चों के, क्या उनसे डेटा लिया जाए, या हो सकता है माता पिता दोनों जाके भी खरीदते हैं कपड़े बच्चों के लिए, तो दोनों से यानी पेरेंट्स से डेटा कलेक्ट किया जाए, या पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों से भी डेटा कलेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो आपका परचेजिंग डिसीजन करते हैं, यानी कपड़ा खरीदना या नहीं खरीदना उसका निर्धारण पेरेंट्स करते हैं, लेकिन कौन सा खरीदना है वो इन्फ्लुएंस होता है बच्चों की चॉइस से। बच्चे जैसे आप लोग भी होगी, जब आप लोग छोटे होगे तो आप लोग को पता होगा, आप लोग मम्मी पापा के साथ जाते होगा अधिकतर बर्थडे में और त्योहारों में नए कपड़े सबको चाहिए ही होते थे, तो आप लोग जाते हो लेकिन वहां अपनी पसंद बनवाते हो। तो वहां पर बेसिकली क्या करते हो, आप चॉइस करते हो और पापा मम्मी आपकी चॉइस के आधार पर ये डिसीजन करते हैं कि उस पर्टिकुलर कपड़े को लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पर जैसे बच्चों के कपड़ों की बात आ रही है, तो यहाँ पर रिसर्चर अगर इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि उसे डेटा किस 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 के पास जाके कलेक्ट करना है, वो अपनी पॉपुलेशन को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से कोई भी जो एरर होती है वो आपकी पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर होती है। इस एरर में क्या होता है, जब रिसर्चर ये नहीं समझ पाता है कि जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो डेटा किससे कलेक्ट, जब उसको अपनी पॉपुलेशन स्पेसिफाइड नहीं होती, उसको खुद नहीं समझ में आता है कि हम किस पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करें। ठीक है, इस कंफ्यूजन में जब वो डेटा कलेक्ट कर लेता है किसी गलत पॉपुलेशन पे, तो उसके कारण जो एरर आती है वो आपकी होती है पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। नेक्स्ट होती है सैंपल फ्रेम एरर। ठीक है, अब आप लोग मुझे पहले बताओ कि सैंपल फ्रेम क्या होता है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसमें सिर्फ एक शायद किसने जवाब दिया था, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए, मुरली ने शायद दिया था अभी आंसर। सैंपल फ्रेम क्या होता है, अभी अब बात हुई थी पिछले बार। सैंपल फ्रेम एरर, सारी चीजें बिल्कुल साफ है। सैंपल फ्रेम के कारण इट इज द लिस्ट ऑफ सैंपल यूनिट्स। हाँ मुरली, आप क्या कह रहे हो, फिर से एक बार बताओ। इट इज द लिस्ट ऑफ सैंपल यूनिट, सैंपल यूनिट का ये एक लिस्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। अस्कर, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे? मैं यही बताना चाह रहा था कि जो एरिया हम तय करेंगे तो उस पर्टिकुलर उस पॉपुलेशन के जो लिस्ट होगी वो पॉपुलेशन की लिस्ट फ्रेम कहलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप दोनों ने ही सही बताया।
सैंपल फ्रेम बेसिकली क्या होता है, आपने पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली कि हमें क्या करना है, जैसे हम हमेशा क्लास की बात करें, अब जैसे लखनऊ के सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सैंपल फ्रेम में क्या होगा, लखनऊ के जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों का जो रिकॉर्ड होगा, जो लिस्ट होगी, वो आपकी होती है सैंपल फ्रेम, जिसमें से हम क्या करते हैं, सैंपल्स को ड्रॉ आउट करते हैं। ठीक है, सैंपल फ्रेम क्या होता है, बेसिकली लिस्ट ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन होती है। ठीक, अब सैंपल फ्रेम एरर क्या है, जब सैंपल फ्रेम में ये कब होती है, occurs when a sample is selected from the wrong population data, जब सैंपल का सिलेक्शन किससे हो जाए, रॉन्ग पॉपुलेशन से हो जाए। रॉन्ग पॉपुलेशन से हो जाए मतलब जो हमारा सैंपल फ्रेम है उसमें जो लोग हैं वो गड़बड़ निकले, तो उस केस में जो एरर आती है वो हम कहते हैं सैंपल फ्रेम एरर। स्वीटी, आपने कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं मैम। ओके, इसको इस तरह से समझो, मान लो एक कोई नेशनल सर्वे है जो टेलीफोन के थ्रू, एक नेशनल सर्वे है, ठीक है, जो कि टेलीफोन के थ्रू कंडक्ट किया जाना है। ठीक, अब अगर हम टेलीफोन के थ्रू किसी नेशनल सर्वे को कंडक्ट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्हें हमें टेलीफोन से, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना ये सर्वे करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लोगों के टेलीफोन नंबर्स होने चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर से मान लीजिए कानपुर है, कानपुर के सभी लोगों का पर एक कोई नेशनल सर्वे होने वाला है जो कि टेलीफोन के द्वारा होगा। अब जो भी रिसर्चर टेलीफोन के द्वारा ये सर्वे करना जा रहा है उसको सबसे पहले क्या करेगा, डायरेक्टरी उठाएगा या फोन बुक उठाएगा। उस फोन बुक पे क्या होगा, सभी लोगों के नंबर्स होंगे जिनके पास टेलीफोन अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा सर्वे करना है, एक नेशनल सर्वे करना है। ठीक है, नेशनल सर्वे करना तो उसमें इंडिया के, जैसे मान लो हम बेसिकली कानपुर की सिटी को ले रहे हैं और टेलीफोन के द्वारा करना है, तो हम क्या करेंगे, टेलीफोन डायरेक्टरी के थ्रू या फोन बुक के थ्रू हम केवल उन्हीं लोग को फोन कर पाएंगे या केवल उन्हीं लोग को सैंपल के रूप में ले पाएंगे जिनके नंबर उस फोन बुक में है। कई बार हो सकता है ना, जैसे हम लोग भी, आप लोगों ने भी देखा होगा, अब तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। पहले जब आप लोग छोटे थे तो उस समय क्या होता था, सभी के घर में लैंडलाइन होता था। ठीक है, लैंडलाइन होता था, अगर नहीं होता था तो हम लोग दूसरे के घर जाके लैंडलाइन से बात कर लेते या जो भी कुछ था। तो क्या था, उस फोन बुक में केवल उन्हीं के नंबर्स रिकॉर्डेड होंगे जिनके पास लैंडलाइन नंबर है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको कानपुर सिटी के प्रत्येक घर में सर्वे करना है। टेलीफोन बुक में केवल उन्हीं के नाम है जिनके घर में लैंडलाइन नंबर है। तो रिसर्चर ने क्या किया, आपकी वो उठाई, डायरेक्टरी उठाई और उससे फटाफट फोन करना शुरू कर दिया, सर्वे करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या एरर होगी, डायरेक्टरी एक तरीके से सैम्पलिंग फ्रेम है, वो क्यों, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन की सभी यूनिट्स के बारे में डिटेल दे रखा है। लेकिन इस केस में कानपुर सिटी में जबकि हम टेलीफोन के थ्रू कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हो सकता है लैंडलाइन अपना कट करवा दिया हो। जैसे बहुत से लोग हैं, अब जैसे आज की एज में किसी के घर में लैंडलाइन बहुत कम देखने को मिलता है, या कह सकते हैं किसी के घर में लैंडलाइन है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई फोन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि एक सैम्पलिंग एरर क्या थी, बेसिकली आपका जो सैंपल वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे। इस केस में भी क्या हो रहा है, हम केवल उन्हीं तक एक्सेस कर पा रहे हैं जिनके फोन नंबर्स आपके उस फोन बुक पे रिकॉर्डेड हैं, जिन्होंने, हो सकता है कुछ लोग ऐसे फोन नंबर्स भी आपके पास हो उसमें जिन्होंने फोन कटवा दिया है, आपने कॉल किया तो उनसे आपका वो नहीं हो पाया, कांटेक्ट नहीं हो पाया, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे उस पॉपुलेशन, कानपुर की पॉपुलेशन में, जिनके पास लैंडलाइन या फोन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपके पास सैंपल आएगा वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास जो सैम्पलिंग फ्रेम था उसमें पॉपुलेशन के सभी लोगों का नाम दर्ज नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर आई, इस केस में जो एरर आई वो सैम्पलिंग फ्रेम के कारण आई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब सैम्पलिंग फ्रेम, यानी जब आपके पास पॉपुलेशन के सभी यूनिट्स का रिकॉर्ड नहीं होता है, लिस्टिंग नहीं होती है, और उसकी वजह से आप गलत डेटा सिलेक्ट कर लेते हो और अपनी फाइंडिंग्स बताते हो, तो उसमें जो एरर आती है वो आपकी कहलाती है सैंपल फ्रेम एरर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर पे। नेक्स्ट है आपकी सिलेक्शन एरर। सिलेक्शन एरर क्या होती है, occurs
when the survey participation is self-selected by the respondents, implying only those who are interested to respond. Selection error can be reduced by encouraging participation. Selection error basically क्या होती है कि आप लोग ने खुद देखा होगा, जैसे हम लोग उसकी बात करते हैं, जैसे कि अगर हम एज अ रिसर्चर किसी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी जहां हमारा डेटा कलेक्शन का पर्पस सॉल्व हो सकता है, वहां जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि प्लीज हमारा क्वेश्चनियर फिल कर दीजिए, हमारा रेटिंग स्किल फिल कर दीजिए, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चनियर को, ये आपके टूल को फिल करने के लिए तैयार होते हैं। तो सिलेक्शन एरर क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने तो सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना है, आपने क्या किया, आपने पॉपुलेशन में से, आपकी ऐसे पॉपुलेशन में से मान लो आप लोग क्या करना चाहते हो, बीटेक इंस्टीट्यूट पे अपनी स्टडी करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, शहर के बहुत सारे बीटेक इंस्टीट्यूट की लिस्ट बनाई और उसमें रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू कुछ, जैसे मान लीजिए अगर 100 थी तो आपने क्या किया, 20-25 बीटेक इंस्टीट्यूट को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या गए, आप एक किसी बीटेक इंस्टीट्यूट में गए, तो वहाँ बीटेक, ऐसे मान लो उसमें भी बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आपको लेना है, तो आप गए वहाँ पर इंस्टीट्यूट में और आपने बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से जाके कहा कि मुझे डेटा, वो सभी क्या होंगे, आपके सैंपल होंगे, ठीक है, वो सभी आपके सैंपल हैं। अब आप वहाँ गए डेटा कलेक्शन करने के लिए और आपने उनको कहा कि ये मेरा रिसर्च है, मुझे इस पर डेटा कलेक्ट करना है और आप सभी का सहयोग चाहिए। तो उसमें से काफी लोग क्या होंगे, वो खुद चूज करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम भर देंगे, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं हम नहीं भरेंगे। आपका सैंपल जो कि जिसमें सभी को भरना चाहिए था, वहां पर क्या होता है, कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं कि हमें भरना है कि नहीं भरना, और उस आधार पर वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो एरर, इसके कारण जो एरर आती है, इसको सिलेक्शन एरर कहते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्शन एरर इसलिए बोला गया है क्योंकि रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है, इसका सिलेक्शन कौन करता है, वो डेटा, जो आपका डेटा होता है वो करता है। तो उसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन एरर। अब एक दूसरी एरर है, वो है नॉन रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर आप नाम से समझ रहे हो, जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसकी वजह से जो एरर आती है। कैसे? इट अकर्स when it selected as part of the sampling procedure don't respond in whole or in part. It may happen due to the inability to contact potential respondents or the refusal to respond. यानी जब आपने सैंपल क्या किया, जैसे आपने पॉपुलेशन से अपना सैंपल तो चुन लिया, अब उस सैंपल में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्स क्या करते हैं, या तो जैसे आपने वो देखा होगा, क्वेश्चनर दिया, जैसे आपने कभी फील भी किया होगा या आपने खुद भी ऐसा कभी किया होगा कि अगर किसी ने आपको क्वेश्चनर दिया तो आप क्या करते हो, एक ही तरीके से, एक जैसे नहीं ABCD लगा के आपने टिक कर दिया, एक मतलब तुक्का मार के टिक कर दिया, या फिर आपने क्या किया, जो लगा रहे में बस टाइम नहीं है और आपने स्टार्टिंग की थोड़ा टिक कर दी और थोड़ा लास्ट पेज टिक कर दिया, उसको पकड़ा दिया रिसर्चर को, तो उसे लगता है कि हाँ उसका काम खत्म हो, उसका काम आपने कर दिया, लेकिन बीच में कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। तो जब रिस्पॉन्स नहीं देता है पूरी तरीके से या पार्शियली, तो हम कहते हैं इस वजह से जो एरर आती है वो आपकी होती है नॉन रिस्पॉन्स एरर। अब ये सारी एरर्स तो हो गई, अब इन एरर्स को यानी सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, ठीक है। यानी आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को होली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से जो एरर आ रही है इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला सैंपल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं मतलब देखो, पॉपुलेशन से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट करें, यानी पॉपुलेशन की सभी यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स हम सिलेक्ट करें एज अ सैंपल। अगर हम अपने सैंपल की साइज को बढ़ा दें तो यानी कि इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन के कई सारे लोग आपके सैंपल में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिवनेस आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो यही, जितना रिप्रेजेंटेटिवनेस बढ़ेगी उतनी ही एरर कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज कर दें तो जो सैम्पलिंग एरर है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपके जो सैम्पलिंग एरर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके सैंपल साइज के। सैंपल साइज को जितना बढ़ाते चले जाएंगे, यानी सैंपल ऑलमोस्ट पॉपुलेशन की इक्वल होता चला जाएगा, उतनी ही आपकी सैम्पलिंग एरर कम होती जाएगी। एक दूसरा तरीका ये है स्ट्रैटिफिकेशन
स्ट्रेटिफिकेशन, इसको आप लोग इस तरह से समझो, जब हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी थी, यानी जब आपका पॉपुलेशन ऐसा हो जिसमें हिट्रोजेनिटी हो, यानी कुछ कह सकते हैं जैसे अगर जेंडर को लेके चले तो हमारी कम्युनिटी बटी हुई है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनते हैं। अगर आप कोई स्टडी ऐसी करे हो जिसमें जेंडर एक मेन वेरिएबल है, तो उस केस में आप क्या करोगे, मेल कैंडिडेट को भी लोगे, फीमेल को भी लोगे और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को भी लोगे, ठीक है। अगर जैसे मेल्स की संख्या फीमेल्स की संख्या लगभग बराबर होगी और ट्रांसजेंडर की संख्या कम होगी एक रियल पॉपुलेशन में, ठीक है। अब आप डेटा जब कलेक्ट कर रहे हो, जब आप अपना सैंपल साइज चुन रहे हो, अपना सैंपल को ड्रॉ आउट कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए, मेल्स की संख्या जैसे मान लो अगर हम देखें 100 में लेके चले तो 50 मान लीजिए मेल का अनुपात है, 45 फीमेल का है और 5 आपका ट्रांसजेंडर का है प्रोपोर्शन, ठीक है। अनुपात इतना है, 100 में इतना अनुपात है। तो जब आपका सैंपल भी आप ड्रॉ आउट करोगे तो उनमें भी कैसा अनुपात होना चाहिए, 50 मेल का रेशियो होना चाहिए, 45 फीमेल का और 5 ट्रांसजेंडर्स का। यानी पॉपुलेशन में कोई भी एट्रीब्यूट जिस तरह से बटा हुआ है उसी रूप में उसे सैंपल में भी बटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ट्रांसजेंडर को एकदम 50 कर दें, मेल्स को आप 25 कर दो और बाकी जो बचा उसका फीमेल का कर दो प्रोपोर्शन। तो इस केस में क्या होगा, वो जो आपका सैंपल आपके पास आएगा वो पूरी तरीके से एक पॉपुलेशन को नहीं दर्शाएगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो स्ट्रैटिफिकेशन एक अच्छा तरीका है। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन में कोई चीज गुण बटा हुआ है या एट्रीब्यूटेड है या प्रोपोर्शन जिस रेशियो में पॉपुलेशन में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है उसी रेशियो में उसे हमें सैंपल में भी करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो पूरी तरीके से या ऑलमोस्ट वो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 तरीके थे आपके सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने के। अब हम आगे चलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स पे। नॉन सैम्पलिंग एरर सिंपली से आपको समझ लो, सैम्पलिंग एरर के अलावा जितनी भी एरर्स होती हैं वो आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर होती हैं। जैसे जब आप सैम्पलिंग के थ्रू क्या करते हो, सैम्पलिंग के थ्रू हम एक ऐसा सैम्पलिंग क्या वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक ऐसा सैंपल जुटाने की कोशिश करते हैं जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब अगर आपका सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से जितनी भी एरर आती है वो आपकी सैम्पलिंग एरर होती है। तो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर रिफर्स टू एन एरर दैट अराइजेस फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ डेटा कलेक्शन which causes the data to differ from the true values। यानी सैंपल को सिलेक्ट होने के बाद के बाद का जो प्रोसेस है, यानी सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन के दौरान हम जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो वैल्यूज आती है, फाइंडिंग्स आती है मतलब कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी का मेजर आएगा, जैसे मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, ये सब है। अगर सैंपल के जो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आए हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से डेविएट करे मतलब उनमें अंतर दिख रहा है, तो हम कहते हैं कि वो हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर है। नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी डिफाइंड एज एरर अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑल सर्वे एक्टिविटीज अदर देन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने के जस्ट बाद जब आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हो डेटा कलेक्शन के लिए, वो सभी सारी एक्टिविटीज क्या होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज के कारण जो भी आपके पॉपुलेशन और सैंपल वैल्यूज में डिफरेंस आता है वो आपका कहलाता है नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। अनलाइक सैम्पलिंग एरर्स दे कैन बी प्रेजेंट इन बोथ सैंपल सर्वेस एंड सेंसस। यानी जो सैम्पलिंग एरर्स होती हैं, सैम्पलिंग एरर्स देखो बेसिकली किस लिए होती है कि डेटा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आप सभी को सेंसस और सर्वे में अंतर पता है? सेंसस पता है ना, सेंसस सर्वे होते हैं जैसे जनगणना वाला जो होता है, जिसमें हम लोग जनसंख्या का जो एक वो होता है सर्वे होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं। तो जब हमारा जो सैंपल वो पूरी पॉपुलेशन ही हो जाएगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा
पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो सैंपल सर्वेस और जो सेंसस होते हैं उन दोनों में नॉन सैम्पलिंग एरर मौजूद होती है, जबकि सैम्पलिंग एरर जो है वो आपकी केवल सर्वेस में होती है। क्यों? क्योंकि सर्वेस में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से कुछ मात्रा में यूनिट्स को अपने पास लेते हैं, जबकि सेंसस में क्या करते हैं, हम होल तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, सभी यूनिट्स को। पॉपुलेशन की सैम्पलिंग फ्रेम में जितने भी लोग हैं सभी को हम सेंसस में लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर सैम्पलिंग एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो आपका नॉन सैम्पलिंग एरर है वो सर्वेस में भी हो सकता है और सेंसस में भी। क्यों? क्योंकि नॉन सैम्पलिंग एरर किससे रिलेटेड है, आपके प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। डेटा कलेक्शन हम सर्वेस में भी करते हैं और सेंसस में भी करते हैं। तो डेटा कलेक्शन करने के दौरान या सर्वे करने के दौरान जो त्रुटियां होती हैं यानी डेटा कलेक्शन के दौरान जब आप कुछ ऐसे चीजें करते हो जिसकी वजह से पॉपुलेशन वैल्यू और आपकी सैंपल वैल्यू में डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, तो वो आपकी होती है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब हम लोग बात करते हैं इसी तरह से टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। पहला है कवरेज एरर। एन एरर इन कवरेज occurs when units are omitted, duplicated or wrongly included in the population or sample. कवरेज एरर बेसिकली क्या है कि जब आप डेटा कलेक्शन करने जाते हो और आपने क्या किया है, डिफरेंट जैसे मान लो आपके सैंपल में क्या हुआ, 50 लोग आए, ठीक है। अब आपने देखा कि आपने उनमें से कुछ लोगों को अपने तरफ से हटा दिया, ठीक है, कुछ लोगों को उसमें से डिलीट कर दिया। जैसे मान लो 50 है, उसमें से आपने 10 लोगों को अपने मन से डिलीट कर दिया। या आपको 50 डेटा चाहिए होता है, जैसे मान लिया आपके सुपरवाइजर ने आपसे कहा कि हमें 50 लोगों पर डेटा कलेक्ट करना, तो आपने क्या किया, 25 पे किया और उसको जस्ट डबल कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। और किसी गलत तरीके से अगर आपने पॉपुलेशन से सैंपल को अपने में डाल दिया है, तो उस केस में अगर आपने इस तरह से डेटा कलेक्शन किया है तो वो सभी एरर्स जो आएंगी वो कवरेज एरर के अंतर्गत आती है। जब हम ओमिशंस करते हैं, यानी जब हम लोगों को, जो हमारा सिलेक्टेड सैंपल है उसमें से लोगों को हटाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंडर कवरेज। ओमिशंस आर रेफर्ड टू एज अंडर कवरेज, जबकि डुप्लीकेशन और रॉन्गफुल इंक्लूजन, यानी जब हम किसी यूनिट का डुप्लीकेशन करते हैं, जैसे मैंने कहा ना 25 का डेटा लिया उसको 50 का दिखा दिया, या फिर किसी गलत तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो आपका आता है ओवर कवरेज में। तो कवरेज एरर्स में क्या होता है, जब जो सैंपल यूनिट्स है उनको आप क्या करते हो, हटा देते हो या डुप्लीकेट कर देते हो या किसी गलत तरीके से उन्हें इंक्लूड करके अपना डेटा कलेक्ट करते हो, उसकी वजह से जो एरर्स आती है वो आपकी कवरेज एरर्स कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स एरर। रिस्पॉन्स एरर क्या होता है? रिस्पॉन्स एरर रिजल्ट्स व्हेन डेटा इज इनकरेक्टली रिक्वेस्टेड, प्रोवाइडेड, रिसीव्ड और रिकॉर्डेड. These errors may occur because the inefficiencies with the questionnaire, the interviewer, the respondent और the survey process. Response error क्या होता है? मतलब जब आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए किसी चीज पे, किसी एट्रीब्यूट के लिए, किसी वेरिएबल पे ही आप डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। जब आपको डेटा करेक्टली नहीं मिल पाता है, आप सही से ले नहीं पाते हो सैंपल से, या आप सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, जैसे मान लो इंटरव्यू करो तो आप सही से उसको लिख नहीं पाए, या उनके जो भी इन्होंने अपने क्या नाम है टूल्स वगैरह भर के दिए हैं, आपने उनका सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, या इंटरव्यूअर की खुद की कमी थी, वो सही से क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, उसको जो आंसर निकलवाने थे वो नहीं पूछ पाया, तो उस केस में जो भी एरर्स आती है वो आपकी कहलाती है रिस्पॉन्स एरर्स। नेक्स्ट है पुअर क्वेश्चनेयर डिजाइन, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, हम रिसर्च में बेसिकली क्या करते हैं, कोई हमारे पास प्रॉब्लम होती है नहीं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, उससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस को पूछते हैं अपने सैंपल से। पर अगर आपका जो क्वेश्चनेयर है वही उस वेरिएबल को पूरी तरीके से मेजर करने में अक्षम है, या सही नहीं है, या फिट नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा सैम्पलिंग कर लो, आप पूरा इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर पाओगे, और उस केस में क्या होगा, केवल टूल के खराब होने की वजह से आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। तो उस केस में जो भी एरर आएगी उसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे पुअर क्वेश्चनेयर डिजाइन के। इंटरव्यू बायस सिंपली क्या है,
जब जो इंटरव्यूअर होता है, यानी जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, अगर वो कह सकते हैं जब वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है या कुछ भी अपना जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशंस को सैंपल से ड्रॉ आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो इस जब वो बायस हो जाता है, जैसे मान लो अगर कोई ऐसा इंटरव्यू है जिसको गांव के प्रति बहुत लगाव है या जिसको शहर के प्रति बहुत लगाव है, तो गांव में जाता है, गांव के लोगों से अगर वो उनकी बातों को अपने से जोड़ता है और उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, मतलब बायसनेस उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और वो प्रोसेस में क्या करता है, बायसनेस को शो करता है। तो उसकी वजह से जो आपकी फाइंडिंग्स में दिक्कतें आती हैं, जो एरर आती है, वो आपकी आती है इंटरव्यू बायसनेस के कारण। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिस्पोंडेंट एरर्स मतलब जो आपका पॉपुलेशन से आपने सैंपल ड्रॉ आउट किया, जिस पर आप अपना टूल या टेस्ट अप्लाई करने वाले हो, तो जो रिस्पोंडेंट यानी जो आंसर देने वाला यानी जो टूल्स को भरने वाला है, जब वो गलत इंफॉर्मेशन आपको दे, ठीक है, या जैसे हमारे पास होता है ना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा, जैसे बहुत ही कभी कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं जिनको सभी लोग उस तरीके से आंसर्स करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, उन्हीं को वो आंसर देते हैं, कोई भी उससे अलग आंसर नहीं देता। यानी रिस्पोंडेंट जो असली में फील करता है या जो असली में उसके क्वालिटी है, वो उसको ना दिखाकर कोई ऐसा आंसर टिक करता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो कि फॉल्स हो। तो उस केस में भी आपकी, अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और आपको रिस्पोंडेंट गलत आंसर्स दे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एरर्स आ जाती हैं। तो उसकी वजह से भी आपके जो ट्रू वैल्यूज हैं और जो सैंपल वैल्यूज है, जो पॉपुलेशन की वैल्यूज है और जो सैंपल की वैल्यूज है, उनमें कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम विद द सर्वे प्रोसेस। सर्वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि सर्वे करने के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से जितनी भी एरर्स आपकी फाइंडिंग्स में देखने को मिलती हैं, पॉपुलेशन वैल्यू और सैंपल वैल्यू में जो डिफरेंस देखने को मिलते हैं, वो सभी आपके प्रॉब्लम्स विद द सर्वे प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। Non-response errors are the results of not having obtained sufficient answer to survey questions। जैसे कि अभी इससे पहले भी बात हो चुकी है कि सर्वे में आप क्या करते हो, आप डेटा कलेक्शन के दौरान कोई भी जो टूल होते हो उसको एक अपने जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया उस पर अप्लाई करते हो, एडमिनिस्टर करते हो और उनसे सही आंसर प्राप्त करना चाहते हो। पर जब किसी प्रकार से आंसर्स जो होते हैं वो इस प्रकार से आपको नहीं मिलते कि वो सही हो, या उनके आंसर्स लोगों ने आधे दे रखे हो, या पूरा क्वेश्चनियर आपने छोड़ दिया हो, रिस्पोंडेंट छोड़ दिया, तो उस वजह से भी क्या होता है, कभी कभी जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो पॉपुलेशन वैल्यू और सैंपल वैल्यूज में डिफरेंस आते हैं, वो क्या होते हैं, आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नॉन रिस्पॉन्स एरर बेसिकली दो तरह की होती है। कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्स एरर्स, यानी जब आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए आपने क्लास में आप सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो आप किसी सेकेंडरी स्कूल में गए, वहाँ का किसी एक 8th क्लास के बच्चों को आपने चुन लिया एज अ सैंपल, ठीक। अब आपने अपना टेस्ट अप्लाई किया, ठीक है, आपने ग्रुप एडमिनिस्टर किया है, आपने एक साथ सभी बच्चों को अपना टूल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनसे कहा कि इस टूल को भरो, ठीक है। उसमें से कुछ बच्चों ने, मान लो उनको भरने का मन नहीं है, उन्होंने लेके रख लिया, नाम वाम लिख के भर लिया, फर्स्ट पेज भर लिया, उसके बाद क्या किया, जो मेन क्वेश्चन थे उनको नहीं भरा, पूरा छोड़ दिया, और जब सबको हमने सबमिट किया तो उन्होंने साथ ही में सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ सैंपल यूनिट्स ने अपने रिस्पॉन्स को पूरी तरीके से दर्ज नहीं कराया। कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्स एरर्स मतलब अब जितने भी टूल्स था उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसने किसी को अटेम्प्ट नहीं किया, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, क्योंकि वो हमारे सैंपल में इंक्लूड था और उसने आंसर्स कंप्लीटली नहीं दिए, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्स एरर। इसी तरह पार्शियल नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या है, जैसे मैंने बताया हम लोग भी करते हैं अधिकतर, कि कभी कभी कोई सर्वे कागला आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को जैसे 10 है उसमें से हमने 6-7 को कर दिया, हमने कहा भैया जी हो गया या हाँ मैम हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है, हम करेक्टली सभी आंसर्स को एक तो देखते भी नहीं है, ठीक है, हमने अंदाजन कर दिया, उसको पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं, टिक कर दिया, और साथ ही साथ हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स को नहीं दिया। तो इस तरह से जो है फिर एरर आती है वो आपकी होती है पार्शियल नॉन रिस्पॉन्स
एरर्स। प्रोसेसिंग एरर्स बेसिकली बिल्कुल सेम है उस तरह से। जब आप प्रोसेसिंग एरर्स, हाँ प्रोसेसिंग एरर्स क्या है, जैसे भी हम लोगों ने आगे पढ़ा था सर्वे प्रोसेस एरर। सर्वे प्रोसेस के जब सर्वे के दौरान जो इतनी भी सर्वे करने के दौरान जितनी की वजह से दौरान जो आपकी एरर्स आती हैं उसकी वजह से जो वैल्यू में डिफरेंसेस दिखते हैं वो आपके सर्वे प्रोसेस एरर्स होते हैं। प्रोसेसिंग एरर्स क्या होता है, अब आपके पास सैंपल से डेटा आ गया। जब आप सभी लोग को, अगर आप लोगों ने डिसर्टेशन किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग सैंपल से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसकी आपको कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग करने के बाद उसे आप अपने कंप्यूटर में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। फिर बहुत सारे काम हम लोग को इस तरह से करने पड़ते हैं, ठीक है। या तो प्रोसेसिंग एरर्स में क्या है, प्रोसेसिंग एरर्स में processing errors sometimes emerge during the preparation of the final data files. For example, errors can occur while data are being coded. मतलब जब कोड किया जा रहा है उसे, जब उसे एडिट किया जा रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे आपने अभी ये बताया, अभी आपने देखा कि 50 में से 10 लोगों ने या 5 लोगों ने डेटा कम्प्लीटली नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, उन 5 लोगों को हटाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने वहाँ 5 लोगों की, जो 5 लोग जिन्होंने कम्प्लीटली डेटा नहीं भरा था उनको भी इंक्लूड कर लिया, तो वो एक एरर हो गई। अब कभी कभी क्या होता है, आपने क्या किया, आपने डेटा तो अच्छे से कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने क्या किया, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए किसी ऐसे पर्सन को दे दिया जो खुद भी ट्रेंड नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, जो बंदा ट्रेंड नहीं है वो आपके जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से भी एरर्स आ जाती हैं। तो प्रोसेसिंग के दौरान, डेटा कलेक्शन के बाद जो प्रोसेसिंग करनी पड़ती है फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, उस बीच के दौरान जो भी एरर्स होती है जिनकी वजह से आपकी पॉपुलेशन और सैंपल वैल्यूज में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो सभी आपके प्रोसेसिंग एरर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस एरर। एनालिसिस एरर्स नाम से ही है, आपने डेटा, मान लीजिए आपने डेटा अच्छे से कलेक्ट कर लिया, आपकी कोई सैम्पलिंग एरर नहीं है, डेटा अच्छे से कलेक्ट हो गया, लेकिन अब जो डेटा आया उसमें आपने गलत स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा दी। यानी जैसे एक आप लोगों को पता होगा शायद, टी टेस्ट लगाना था और वहां पर हमने मीडियन टेस्ट लगा दिया, ठीक है। या फिर जहां हमें एनोवा लगाना चाहिए था वहां हमने टी टेस्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे टी टेस्ट एक टेस्ट होता है जो बेसिकली टी टेस्ट एक टेस्ट होता है जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। वो बेसिकली ये बताता है कि कोई भी दो ग्रुप जो हैं उनके बीच में डिफरेंस जो दिख रहा है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ठीक है। इसको टेस्ट करके, नहीं, दो ग्रुप्स के मीन के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए टी टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर अब ग्रुप 2 से ज्यादा हो जाए तो उस केस में हम एनोवा यूज करते हैं, ठीक है। टी टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक ही डेटा पर कई बार, जैसे मान लीजिए 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, सबके बीच में डिफरेंसेस देखने। तो 3 अगर ग्रुप है तो आपके पास बेसिकली 2 बार आपको टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो जितनी बार आप टी टेस्ट अप्लाई करोगे उतनी बार अल्फा एरर के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप सभी लोगों ने अल्फा एरर भी पढ़ा होगा डिफरेंट क्लासेस में। तो अल्फा एरर बढ़ने के चांसेस होते हैं, जब उसी समय एरर बढ़ गई तो आगे भी एरर आएगी, ठीक है। तो जब आप अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक्स लगाते हो वही सही नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे जब आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखनी है और आपने क्या किया, मोड यूज कर लिया, जबकि आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल था, तो गलत हो गया ना। अगर आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी जानने के लिए क्या लगाना चाहिए, मीन कैलकुलेट करना चाहिए। आपने क्या किया, वहाँ मोड कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो वैल्यूज में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो जब डेटा के एनालिसिस में हम जो एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल टूल्स हमें लगाना चाहिए था, एनालिटिकल टूल लगाना चाहिए था, हमने उसकी जगह कोई दूसरा लगा दिया और अपना डेटा फाइंडिंग्स निकाल ली, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फाइंडिंग आई है वो पॉपुलेशन से मैच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल्स आपने अप्लाई ही नहीं किया, एनालिसिस प्रॉपर किया ही नहीं। तो उस केस में जो एरर आती है उसे हम कहते हैं आपका एनालिसिस एरर्स। तो ये थी कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स को हमने रिड्यूस करने का देख लिया। एनालिसिस एरर्स जैसे जो को भी रिड्यूस करने के हम कुछ देखेंगे। सम मेजर्स टू टेक केयर ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ हम लोग कर सकते हैं।
जैसे सैम्पलिंग एरर को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सैंपल साइज को लार्ज कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर्स है वो अगर लार्ज सैंपल साइज भी होगा तो भी वो जरूरी नहीं रिड्यूस हो जाए। क्यों? क्योंकि वो सैंपल से रिलेटेड नहीं है बल्कि प्रोसेस ऑफ सर्वे से रिलेटेड है, प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन से रिलेटेड है। लार्ज सैंपल भी होगा तो आपका अगर प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन गलत है, ठीक है, तो भी आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर्स वहां पर आ जाएंगी। अब जितनी भी एरर्स थी अगर हम उन्हें रिकॉल करें तो हम कुछ वेज निकाल सकते हैं उसको रिड्यूस करने का। जैसे टू रिड्यूस रिस्पॉन्स एरर्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू कैन बी डन इंस्टेड ऑफ मेल और फेस टू फेस इंटरव्यू। जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर आपसे कोई एकदम से सामने से आ जाओ कि मुझे डेटा कलेक्ट करना है और ये क्वेश्चंस पूछने लगे, तो हो सकता है कि वो रैपो डेवलप नहीं हो पाता है लोगों के बीच में, या जो रिस्पोंडेंट है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि वो क्या कह सकते हैं, उसको इतना विश्वास नहीं हो पाता है कि वो क्या कर सके, आपको सभी सही बातें बता सके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू, क्योंकि होता है ना टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू आप थोड़े दिनों बात करके थोड़ा रैपो डेवलप करके थोड़ा उसके अंदर विश्वास जगा के और टाइम बीइंग के बाद आप क्या कर सकते हो, उन लोग से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और जब आप किसी का विश्वास जीत लेते हो तो फिर अगर आप उनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछो चाहे वो कितने भी सेंसिटिव हो तो कहीं ना कहीं वो उसका प्रॉपर आंसर देने में तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्स एरर को कम कर सकते हैं। दूसरा है टू रिड्यूस द एरर्स ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन फ्रेम एंड टारगेट, वी शुड यूज द मोस्ट रिसेंटली अपडेटेड लिस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट और मैप ऑफ द एरिया अंडर स्टडी। यानी सैम्पलिंग फ्रेम को कम करने के लिए इन्होंने ये एडवाइस दिया है कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, बेसिकली आपकी लिस्ट है पॉपुलेशन में जो यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन को पर स्टडी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट तैयार करनी चाहिए उस पॉपुलेशन की यूनिट्स की। यानी सैम्पलिंग फ्रेम को जब तक आप अपडेटेड नहीं करोगे तब तक सैम्पलिंग फ्रेम एरर कम नहीं किया जा सकता। तो उसका एक तरीका ये क्या है कि हमें सैम्पलिंग फ्रेम को अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। टू रिड्यूस द एरर्स ड्यू टू इन्वेस्टिगेटर नेग्लिजेंस, वी शुड अपॉइंट वेल एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज एजुकेटेड पर्सनल टू सुपरवाइज। जैसे कभी कभी जो इन्वेस्टिगेटर बायस की बात की थी, या कह सकते हैं जो इंटरव्यूअर बायस की बात की थी, उसमें क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है वो मैच्योर नहीं होता कहीं ना कहीं, तभी उसके अंदर बायसनेस आ जाती है, या वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होता है। अगर जैसे डॉक्टर के पास जाए, ठीक है, अगर वो आपके दुख बीमारी को देखकर वो दुखी हो जाए और वो खुद भी रोने लगे तो आपका वो इलाज कैसे करेगा? उसको न्यूट्रल रहना पड़ता है, वो सुनता है और आपको उसी के हिसाब से दवा देता है। ऐसे ही जो इन्वेस्टिगेटर उसको कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए कि किस परिस्थिति में मुझे किस तरह से काम करना है, अपने बायसनेस को नहीं लाना है। तो बेसिकली वहां पर मैं जो एक्सपर्ट होने चाहिए उनको ही लगाना चाहिए कामों पर। द वर्कर्स शुड बी वेल पेड सो दैट दे हैव सम इंटरेस्ट टू वर्क विद ऑनेस्टी। जैसे आप मेन सुपरवाइजर हैं और आपने अपने अंडर में कुछ रख रखे हैं तो आपको उन्हें प्रॉपर पे भी करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, काम में मन लगा सके बेसिकली, तो वो अपना प्रोसेस को भी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, टूल्स वगैरह, ऐसे मान लो कोई इंटरव्यू करना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ के हो, आप नॉर्थ के हो, आप साउथ में जाकर इंटरव्यू करना चाहते हो जहाँ लोगों को, मान लो कोई ऐसा गाँव है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती और आप हिंदी इंग्लिश बोल पाते हो, उसके अलावा कुछ नहीं बोल पाते हो। तो उस केस में अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू करने जाओगे तो आप वहाँ पर ट्रू इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ की लोकल डायलेक्ट नहीं पता है। तो ऐसा करना चाहिए हमें, अगर जो कि ये भी प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र का डायलेक्ट हमको पता हो, या फिर हम अपने साथ, अगर हम खुद रिसर्च कर रहे हैं तो अपने साथ कोई ऐसे व्यक्ति ले जाए जो इस पर्टिकुलर लोकल की भाषा को सही तरीके से जानता हो, ताकि हम ना जो कम्युनिकेशन है वो गैप ना हो और साथ में हमें सही से इंफॉर्मेशन मिल जाए। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी डिजाइन प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन। जैसे भी एक बात आई थी पुअर क्वेश्चनियर डिजाइन, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप मान लो आप रिसर्च करना चाहते हो लेकिन आपने जो टूल ही बनाया है वो ही एकदम सही नहीं है, तो फिर आप सही इंफॉर्मेशन कैसे पा पाओगे? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए तो जो इंस्ट्रूमेंट की जो कह सकते हैं डेवलपमेंट की टेक्निक्स है उनको सही से फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली
मेंशन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपने टूल तो दे दिया लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन के अभाव में लोग समझ नहीं पाते उन्हें करना क्या, फिर वो उसमें गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका यूज हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने बात की नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स, वेज टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स एंड वेज टू रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो आज का टॉपिक मेरी तरफ से यहीं पर बाइंड अप होता है। अगर किसी को क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, और बाकी हम लोग आज की अटेंडेंस आप लोग से ले लेते हैं। आज मेरी तरफ से आप लोग की 3 यूनिट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 यूनिट्स डॉक्टर गोपाल सिंह आप लोग की ले रहे हैं और 4 यूनिट्स मेरे पास है। तो उनमें से अगर आप देखना चाहो तो 3 यूनिट्स आपकी कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो आपका हफ्ता है, नेक्स्ट जो हफ्ता है उसमें हम लोग बाकी एक जो यूनिट बची है उस पर सारा कोशिश करेंगे, उस पर आप लोग की जो भी उसमें टॉपिक्स है उनको कवर कर लें। आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप इंटरनल टेस्ट होंगे, तो आप प्रिपरेशन करते रहो साथ ही साथ। मैम केवल रिसर्च मेथोलॉजी का होगा कि सब्जेक्ट का भी होगा? स्वीटी ये आप मैम डॉक्टर गोपाल सिंह से और जो बाकी कंसर्न अथॉरिटीज है उनसे आप पूछ सकते हो। ओके। आज है मैं सभी अब आप लोग का नाम बोल रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना और आंसर देना। आलोक कुमार सिंह। प्रेजेंट मैम। अस्कार। यस मैम। ओके। ज्ञान लोक। ज्ञान लोक आज नहीं है। भानु। यस मैडम। ओके। इमाम हुसैन। यस मैम। ओके। अंकित श्रीवास्तव। अंकित यस मैम। अंकित। हाँ, अंकित आपकी रिकॉर्ड हो गई है अटेंडेंस। सभी लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। अंकित श्रीवास्तव हो गया। अपर्णा पांडे। यस मैम। अपर्णा। नेहा सिंह। प्रेजेंट मैम। नेहा सिंह। स्नेहा सिंह। प्रेजेंट मैम। नेहा। प्रतिभा। यस मैम। यस मैम। प्रतिभा। प्रेम प्रकाश। प्रेजेंट मैम। राजीव कुमार। मैम प्रेम यस मैम प्रेजेंट। प्रेम आपकी लग गई है अटेंडेंस। विवेक कुमार आज आए हैं क्या? मुरली कुमार। यस मैम। मैम राजीव कुमार। संगीता सिंह। प्रेजेंट मैम। प्रदीप कुमार। प्रदीप भी आज नहीं आए, आज 2-3 बच्चे नहीं आए। शुभम चौधरी। शुभम भी आज नहीं आए। आज केवल 13 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। चलिए कोई बात नहीं। मैम राजीव कुमार। राजीव आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मेरी अटेंडेंस हो गई अंकित की। अंकित श्रीवास्तव। हाँ अंकित आपकी अटेंडेंस लग गई है बिल्कुल। जी ओके।